हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम भारतीय संविधान की प्रथम क्लास लेकर आए हैं। तो इसके बारे में, भारत के संविधान के बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। उसमें पहली क्लास है कि भारतीय संविधान की विकास यात्रा, मतलब भारत के संविधान को बनाने में सर्वप्रथम कौन कौन से प्रयास किए गए, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आएगा संविधान को संपूर्ण सीईटी से पहले करवा दिया जाएगा कोर्स, और राजस्थान सीईटी के लिए स्पेशल क्लास मैं ये लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, देखते रहना। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो भारतीय संविधान की विकास यात्रा, तो भारतीय संविधान है, उसकी विकास यात्रा का मतलब ये है कि भारतीय संविधान था वो बनने से पहले किन किन परिस्थितियों में गुजरा था भारत, और क्या क्या हुआ था वहाँ। तो ये देखते हैं। एलिजाबेथ प्रथम थी, वो क्या करती है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है। क्या करी थी? EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है। और एलिजाबेथ प्रथम 1608 ईस्वी में EIC के प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस भारत आता है। एलिजाबेथ प्रथम का EIC का एलिजाबेथ प्रथम थी, उसने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को EIC की स्थापना की थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। उसके बाद में क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका प्रतिनिधित्व के तौर पर विलियम हॉकिंस भारत आया था 1608 ईस्वी में। और 1608 ईस्वी में मुगल शासक था उस वक्त जहांगीर से मिलता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, 1612 ईस्वी में EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना सूरत में लगता है। कहाँ लगता है? सूरत में लगता है। 1612 ईस्वी में EIC का पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना सूरत में लगता है। ठीक है, इससे पहले ये कई बार पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सर्वप्रथम भारत में किस शासक से मिली थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी। विलियम हॉकिंस भी नाम आया या ना आए, जहांगीर से मिली ईस्ट इंडिया कंपनी या हॉकिंस। ठीक है, आगे आता है कि 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत में लगाया था। 1615 में सर टॉमस रो आया था। सम्राट होम्स का राजदूत था, भारत आया था। सम्राट होम्स का राजदूत था सर टॉमस रो, वो भारत आता है। उसके बाद में 10 जनवरी 1616 ईस्वी को अजमेर मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात करता है। कौन? सर टॉमस रो। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को अजमेर मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात की थी। 1619 ईस्वी में व्यापार की अनुमति लेने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति थे सर टॉमस रो। 1619 में व्यापार की अनुमति लेने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति थे सर टॉमस रो। सॉरी, कौन था? सर टॉमस रो। 1619 में व्यापारी की अनुमति लेने वाले प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? ये सवाल 2 बनता है इसमें। प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति जिसने भारत में व्यापार की अनुमति ली थी वो था सर टॉमस रो। कब ली थी? वो ली थी 1619 ईस्वी में। ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। और यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का राज स्थित या स्थित। 23 जून 1757 ईस्वी की बात है। यह यहाँ प्लासी का युद्ध होता है। रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, उसके मध्य होता है। यहाँ क्लाइव जीत जाता है। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी, क्यों? यहाँ जीत जाता है। और पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। 1717 ईस्वी में फारूक शेर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति, सबसे बड़ा यहाँ धोखा किया था फारूक शेर ने हमारे साथ, भारत के साथ। पूरे भारत में अगर ये निःशुल्क नहीं करता तो कई चीज़ें नहीं आती वहाँ से, तो फिर भारत हो सकता है आज़ाद ही रहता। 1717 में फारूक शेर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब चरण विकास होने का, संवैधानिक विकास के चरण, मतलब संवैधानिक चरण के विकास, संविधान का विकास हुआ, उसके चरण, इस मतलब किस तरीकों से संविधान का विकास हुआ। कई एक्ट आए, कई प्रस्ताव आया, कई अधिनियम आए, उसके बाद में जाके 35 तक अधिनियम आए, उसके बाद में जाके संविधान का विकास के लिए 1946 में समितियां बनी, उसके बाद में जाके संविधान बनने का प्रस्ताव रखा गया, फिर से आगे संविधान बनने का शुरू हुआ था। फिर 2 साल और 3 साल और लगे, 3 साल और लगे संविधान बनने में। ठीक है, संवैधानिक विकास के चरण, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी,
उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट का कि ईआईसी के शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को समाप्त करना। रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में इसलिए लाया गया था कि ईआईसी के शासन में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है ना, वे और कुशासन गलत तरीके उसको समाप्त करने के लिए, और इसका महत्व था, ये संवैधानिक महत्व था। इस ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रण किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या कार्य किया था, वो है, इसका उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में लाने का। ईआईसी मतलब ब्रिटिश का एक ही उद्देश्य था, वो था कि ईआईसी के शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी भारत में, जहाँ जहाँ शासन करती वहाँ भ्रष्टाचार था और जो कुशासन था उसको समाप्त करने के लिए लगी। रेगुलेटिंग एक्ट का कुछ संवैधानिक महत्व था। ये महत्व ये था कि संवैधानिक महत्व, ईआईसी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। ईआईसी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित किया गया। ईआईसी को राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों की मान्यता मिल गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ईआईसी के कार्यों को, जो कार्य करे थी ईआईसी, उसको नियमित और नियंत्रित किया गया था। आपको ये काम करना, नियमित नियंत्रित इतना ही करना है, ऐसे करना है। और ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों की मान्यता मिल गई। ईआईसी में राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों की मान्यता मिल गई। ईआईसी ने केंद्रीय शासन की नींव डाली। ईआईसी ने केंद्रीय शासन की नींव डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर क्वेश्चन आ जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने केंद्रीय शासन की नींव डाली थी। ठीक है, केंद्रीय शासन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय शासन की नींव किसने डाली थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल बन गया था। समझ रहे मेरी बात। ईस्ट इंडिया कंपनी ने केंद्रीय शासन की नींव डाल दी थी। ठीक है, ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय शासन की नींव किसने डाली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी ने डाली। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड वारन हेस्टिंग बना था। 1772 में जिला कलेक्टर पद का सृजन किया गया था। 1772 ईस्वी में भारत में जिला कलेक्टर बनाए जाएंगे, इस बात का प्रावधान था। ठीक है, 1734 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना शामिल था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पहला मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा इम्पे। 1774 में हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश हम पढ़ते हैं सर एलिजा इम्पे। ये कलकत्ता के एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, उसका था। ईआईसी के कर्मचारी भारत में निजी व्यापार नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारत में निजी व्यापार नहीं करेंगे, ये बात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कही गई। समझ रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारत में निजी व्यापार नहीं करेंगे, भारतीयों से उपहार नहीं लेंगे, ना ही भारतीयों से उपहार लेंगे। ठीक है, बंबई और मद्रास के गवर्नर से विधायिका की शक्ति ली गई थी और एवं यह शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई। 1773 के एक्ट से बंबई और मद्रास के गवर्नर के पास जो विधायिका पारित करने की शक्ति थी वो छीन ली गई और ये शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। उसके बाद बता पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसका अन्य नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि जो भी 1773 के एक्ट में दोष है या गलतियां हैं उसे दूर करना है। ठीक है, तो 1773 के एक्ट में व्यापक दोषों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। विशेषता क्या थी कि ईआईसी के अधीन जो भारतीय भूभाग था उसे ब्रिटिश भारत कर दिया गया था। विशेषता मतलब पिट्स इंडिया एक्ट ने आते ही भारत में जो
EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भूभाग था जिस पे वो कब्जा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसे ब्रिटिश भारत नाम दे दिया गया था। और राजनीतिक, प्रशासन और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट में भारत में जो राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्य थे उसे अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में था चार्ट अधिनियम 1833। क्या आता है? चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी। बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल बन गए। चार्टर अधिनियम 1833 में क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ठीक है, और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, उसके बाद में चार्टर अधिनियम 1853। कौन सा था? 53। संवैधानिक सुधारों का अंतिम अधिनियम कहा जाए तो वो था 1853 का चार्टर अधिनियम। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि संवैधानिक सुधारों का अंतिम अधिनियम कौन सा था, वो था 1853 का चार्टर अधिनियम। सिविल सेवाओं, ठीक है, सिविल सेवाओं की भर्ती खुली प्रतियोगिता शुरू 1853 के चार्टर अधिनियम में की गई थी, के तहत की गई थी। सिविल सेवाओं की भर्ती में खुली प्रतियोगिता परीक्षाएं जो हो रही है वर्तमान में, सब भर्तियों के लिए ऐसी परीक्षाएं सिविल सर्विस IAS कलेक्टर के लिए सभी प्रतियोगिता खुली परीक्षाएं की गई थी 1853 के चार्टर अधिनियम से। ठीक है, 1854 का लॉर्ड मैकाले समिति का संबंध था उच्च शिक्षा में सिविल सेवाओं से। 1854 के लॉर्ड मैकाले समिति का संबंध था उच्च शिक्षा व सिविल सेवाओं से था। चार्टर अधिनियम। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1858 शुरू होता है। 1858 विक्टोरिया की घोषणा या इलाहाबाद घोषणा। भारतीय शासन अधिनियम 1858, इसे विक्टोरिया घोषणा या इलाहाबाद घोषणा कहते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई, जस्ट पहले 1857 क्रांति। उसके बाद में क्या होता है कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसे समाप्त करके तुरंत ही ब्रिटिश ताज शासन शुरू होता है। उसके बाद में जो विक्टोरिया की घोषणा होती है उसे विक्टोरिया घोषणा कहा जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें घोषणा की गई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश ताज शासन शुरू हो रहा है, लेकिन ये मतलब 1857 की क्रांति के तुरंत बाद की घोषणा ही है। ठीक है, तो इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, ब्रिटिश ताज का शासन शुरू, शासन व्यवस्था को अच्छा बनाना, और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया था, वायसराय। ठीक है, प्रथम भारत के वायसराय था लॉर्ड कनिंग, और ब्रिटिश ताज का प्रत्येक सीधा प्रतिनिधि, मतलब भारत वायसराय और ब्रिटिश ताज के मध्य कोई नहीं होगा, सीधा संबंध होगा उनका। ये कहने का मतलब सीधा कोई बात होगी तो वायसराय सीधा ब्रिटिश ताज को कहेगा, ब्रिटिश ताज कोई बात होगी तो सीधा कहेगा। इससे पहले था ब्रिटिश ताज ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद बात लाती, ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर प्रस्ताव को देखती, मंजूर करती, फिर जाके ये गवर्नर जनरल के पास पहुंचती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया और ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया था। ठीक है, अब भारत सचिव पद का सृजन किया गया, मतलब भारत सचिव पद बनाया गया था नया 58 में, और प्रथम भारतीय सचिव था सर चार्ल्स वुड था। कौन था? सर चार्ल्स वुड थे। सहायता व सलाह के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद, 15 सदस्यों की एक परिषद होगी भारत सचिव के सलाह के लिए, उसमें 15 सदस्यीय भारतीय होंगे। लॉर्ड कनिंग था, वो भारत का सबसे दयालु व्यवसाय था, ये कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1881। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के उच्च न्यायालय प्रावधान 1861। वर्साई की कार्यकारी परिषद को कानून निर्माण की शक्ति दी गई है। वर्साई की कार्यकारी परिषद को कानून निर्माण की शक्ति दी गई है। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय। भारत परिषद अधिनियम 1861 में कहा गया है, घोषणा थी कि 1861 का प्रावधान था, उसमें 3 हाईकोर्ट होंगे, उच्च न्यायालय, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। वर्साई की कार्यकारी परिषद में कानून निर्माण की शक्ति दी गई। वर्साई की एक कार्यकारी परिषद थी, उसको कानून बनाने की शक्ति दे दी गई थी। तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना 62 में हो जाती है। वर्साई के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, अध्यादेश जारी कर सकता। फोर्थ हाईकोर्ट, चौथा हाईकोर्ट इलाहाबाद में स्थित होता है, और सबसे ज्यादा आज इलाहाबाद में न्यायाधीश है। ठीक है, और ये होता है 1866 ईस्वी में। वर्साई लॉर्ड कनिंग ने
भारतीय विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की तथा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। लॉर्ड कनिंग वर्साय था उस वक्त। इसने भारत में विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली थी। ठीक है। भारत अधिनियम 1892 इसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा गया संसदीय व्यवस्था की नींव का पत्थर। भारत अधिनियम 1892 इसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था इसको कि संसदीय व्यवस्था की नींव का पत्थर है। बजट बेस व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ। बजट बेस सर्वप्रथम बजट पे बेस 1892 में शुरू हुई थी। उससे पहले बजट पे कोई घोषणा कोई कुछ नहीं कह सकता था। बजट बेस और प्रत्यक्ष निर्वाचन छुप करके। पहले प्रत्यक्ष मतलब सामने मैं तुझे वोट दूंगा या नहीं दूंगा, अब अप्रत्यक्ष रूप से छुप करके। अब जो वर्तमान हो रहा है ये अप्रत्यक्ष ही होता है। ठीक है। इस अधिनियम के तहत संसदीय व्यवस्था शुरू हो जाती है। उद्देश्य था विधान परिषदों का विस्तार करना और अधिक शक्तिशाली बनाना। विधान परिषदों का विस्तार करना और अधिक शक्तिशाली बनाना। ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1858 सॉरी थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक हो गया था। 2 पेज एक साथ एक जिस दोनों ही पेज सेम अपलोड हो गए थे। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 का कहते थे। भारत परिषद अधिनियम को मार्लेमेंटो कहा गया क्योंकि मार्ले भारत का राज्य सचिव था, भारत का सचिव, और मिंटो था भारत का वायसराय। और इसका प्रावधान था कि वायसराय भी एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति, वायसराय की एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति। वायसराय क्या करेगा? भारत की सदस्य की एक नियुक्ति करेगा, एक की। और केंद्रीय प्रांतीय विधायकों के आकार में वृद्धि मतलब बड़ा करेगा। विधायिका को केंद्रीय प्रांतीय विधायिका उसको बड़ा करेगा। ठीक है, बढ़ाएगा। और पहला सदस्य था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, विधि सदस्य था। भारत परिषद अधिनियम 1919 भारत परिषद अधिनियम 1919 या माउंटेन चेक्सफोर्ड सुधार अधिनियम। माउंटेन भारत के सचिव थे और चेक्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक है। उद्देश्य था इसका उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का उद्देश्य सर्वप्रथम था वो था माउंटेन चेक्सफोर्ड सुधार अधिनियम का था 1919। ठीक है। विधायिका एक सदनात्मक से द्विसदनात्मक कर दी गई। विधायिका थी उसको एक सदनात्मक से द्विसदनात्मक कर दी गई। और प्रांतों में द्विसदनात्मक शुरुआत हुई थी, हस्तांतरित और आरक्षित। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोमन कर्टिस को कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनल कर्टिस को कहा जाता है। किसे? लियोनस कर्टिस। आपको सिर्फ कर्टिस याद रखना है बस, लियोनस कर्टिस। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। भारत में संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में सबसे अंतिम अधिनियम था। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। भारत शासन अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 में होती है। याद रखना, केंद्र में। अगर पूछ ले प्रांतों में तो 1919 में होती है। ठीक है। भारत में संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में सबसे अंतिम अधिनियम था। भारत में संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में सबसे अंतिम अधिनियम था। सबसे बड़ा अधिनियम 321 अनुच्छेद प्लस 10 अनुसूचियां थी। कथन: जवाहरलाल नेहरू दासता का घोषणा पत्र। जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा था दासता का घोषणा पत्र? मदन मोहन मालवीय ने इसे बाहर से देखने पर जनतांत्रिक दिखाई देता है और एवं अंदर से खोखला है, ये कहा था मदन मोहन मालवीय ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा सड़ी हुई योजना। इसकी विशेषताएं क्या है? संघीय न्यायालय का प्रावधान 1835 में आता है। ठीक है। भारत शासन अधिनियम उसकी संघीय न्यायालय का प्रावधान था वो 37 में लागू होता है। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में स्थापित हो जाता है। और पहला न्यायाधीश सर मॉरिसस ग्वेर था। सर मॉरिसस ग्वेर। ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रयास किया गया था इसमें। आरबीआई की स्थापना 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। प्रथम अंग्रेज गवर्नर आरबीआई का अर्बस्ट स्मिथ था। प्रथम भारतीय गवर्नर था सीडी देशमुख था। विषयों का विभाजन किया गया था इसमें थी संघ, उसके बाद विषय होंगे 59, राज्य के पास 54 और समवर्ती में 36 थे, जो वर्तमान तीनों सूचियां है। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त।
1919 में तो किया गया था और 35 में समाप्त कर दिया था। ठीक है, 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित किए गए, बंगाल, बिहार, असम, मुंबई। अब आता है क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन ये है कि भारत में केंद्रीय द्विसदनात्मक या द्वैत शासन समाप्त कब शुरू किया गया था? 35 में, प्रांतों में 1919 में, समाप्त 35 में, और केंद्र में 35 में शुरू किया गया था, जबकि प्रांतों में 35 को समाप्त हो गया था, 19 में शुरू हुआ था। ये स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 आता है, स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 आता है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी, क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा तथा भारत की सत्ता उत्तरदायी भारतीयों को सौंप दी जाएगी। क्लीमेंट एटली ने 20 जून 1947 को 20 फरवरी 1947 को घोषणा करती कि 30 जून 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया जाएगा और भारत की सत्ता उत्तरदायी भारतीयों को सौंप दी जाएगी। जो भारत में हमें उत्तरदायी लगेगा भाई ये भारत सत्ता को संभाल सकता है, उसे सौंप दी जाएगी। उसके बाद होती है विशेषता। क्या होती है विशेषता? भारत व पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट अस्तित्व में आए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र घोषित हो गया। वर्साय का पद समाप्त, भारत व पाकिस्तान में इसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। गवर्नर वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था 1947 में। भारत और पाकिस्तान दोनों में गवर्नर बना दिए गए। ब्रिटिश ताज का शासन का अंत हो गया था, ब्रिटिश शासन का अंत, और दोनों डोमिनियन राज्यों में ने संविधान सभा को संविधान बनाने और किसी भी देश में संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी। शाही उपाधि में भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया, शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आज हमने भारत के संविधान बनने से पहले क्या क्या हुआ था उसके बारे में चर्चा की थी, और कल से हम अगली क्लास में हर रोज क्लास लाता रहूँगा। CET तक संपूर्ण संविधान करा दिया जाएगा, और कल से हम भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।